हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस न्यूज़ वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेली हिंदू एनालिसिस ऑफ May 20, 2022। ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस the most important news which are important for CLAT, ALET and other law entrance exams। हम यहाँ पे important news along with that we will also discuss the factual information which are there in the passage and which might come। ओके, सो यहाँ आज के न्यूज़पेपर पे आपको कुछ important issues हैं उसके बारे में फोकस करना है। उसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो वेकेशन बेंच जो होता है, ठीक है, लाइक सुप्रीम कोर्ट का जो वेकेशन है इस साल वो स्टार्ट हो रहा है 23 मई से और वो चलेगा 11 जुलाई तक। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एंड आई विल डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग थिंग विद यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। पहला जो न्यूज़ है वो जीएसटी के बारे में है और ये सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं जजमेंट है जीएसटी के बारे में। दिस जजमेंट इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और यहाँ पे जो जजमेंट है उसका एक फार रीचिंग आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट होने वाला है जीएसटी पे। सो इफ़ यू विल जस्ट सी द बेसिक्स ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो इफ़ यू विल जस्ट सी द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, so the 101st Constitutional Amendment Act, it introduced goods and services tax. There are certain articles which are related with GST in the Constitution। तो इसमें से जो दो आर्टिकल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो है आर्टिकल 246A, द नेक्स्ट इज आर्टिकल 279A। नाउ आर्टिकल 246A it gives the states power to make laws with respect to GST। okay, at the same time if you will just see 279A, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल में मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जीएसटी काउंसिल इट हैज़ द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पे जो वोटिंग वेटेज सेंटर का होता है वो 1/3 होता है और स्टेट का जो होता है वो 2/3 होता है। एंड फॉर एनी मेजॉरिटी डिसीजन इट रिक्वायर्स 3/4 मेजॉरिटी। फॉर एनी डिसीजन द मेजॉरिटी विच इज़ रिक्वायर्ड इज 3/4। ओके, जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, देन और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में, तो एक तो हम देखेंगे कि चेयरपर्सन तो होते ही हैं, साथ साथ में जो यूनियन मिनिस्ट्री में द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो जूनियर मिनिस्टर होते हैं, हु इज़ हैंडलिंग द रेवेन्यू पोर्टफोलियो अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ही इज़ द मेंबर। Along with that, members are finance minister or revenue minister of all states, union territories with legislature। Okay, now we will come to GST। जो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहा है वो ये कहा है जो इस लाइन में है, that union and state legislatures have equal, simultaneous and unique powers to make laws on goods and services tax। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोर्ट ने बोला है वो ये कहा है कि रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। फाइन, सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दैट। नाउ दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट अफर्म्स द ऑलरेडी a judgment passed by the Gujarat High Court or ruling passed by the Gujarat High Court, where Gujarat High Court had said कि सेंटर के पास सेंटर कोई भी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लीवी नहीं कर सकता ऑन ओशियन फ्राइट फ्रॉम इंडियन इम्पोर्टर्स। ये गुजरात गवर्नमेंट का, गुजरात हाई कोर्ट का रूलिंग था। ओके, सो अब इसी रूलिंग को ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो उसको अफर्म करता है। इफ़ यू विल जस्ट से द ऑब्जर्वेशंस, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं जो क्लैरिफाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पोजीशन को। तो फर्स्ट इज द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर द प्रोडक्ट ऑफ कोलैबोरेटिव डायलॉग इन्वॉल्विंग द यूनियन एंड द स्टेट्स। पहला तो ये है, ठीक है, कि जो जीएसटी काउंसिल में एक तो पहले ये बोल दिया कि जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, पहला चीज़। सेकेंड, उसको और क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर द प्रोडक्ट ऑफ
collaborative dialogue involving the union and the states, and they are recommendatory in nature. ठीक है. The next it says is that both the union and the states are conferred equal power to legislate on GST. ठीक है. अगर इस लाइट में अगर हम आर्टिकल 246A देखते हैं, which says that it gives states equal power to make laws with respect to GST. Now moving to the next important news. तो ये एक एडिशन है सुप्रीम कोर्ट टू हियर ज्ञान वापी केस टुडे. तो हम पहले से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इससे रिलेटेड एक डिसीजन पास किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज ट्राइड टू बैलेंस द सिचुएशन. It had directed the district magistrate of Varanasi to protect the area from where the shivlings have been found, as well as to allow the Muslim people to offer namaz in Gyan Vapi mosque. So now we will see what the Supreme Court judgment will be. When we will be doing tomorrow's DNA, we will do this thing in detail. The next is from the sports, packing punch. So boxer Nikhat Zareen, she has clinched the gold in the flyweight 52 kg division, okay, by defeating Thailand's Juthamas Jitpong. She has defeated her by 5-0. ये बहुत ही एक अच्छा विन माना जाता है. 5-0 से इन्होंने थाईलैंड के जुटामास जिटपोंग को उन्होंने हराया है इन वर्ल्ड वुमेन्स चैम्पियनशिप विच वॉज हेल्ड इन इस्तानबुल. नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. इस पॉइंटर्स का आप प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा. द फर्स्ट इज that Nikhat, she is the first Indian woman boxer to be crowned world champion. Sorry, she is the 5th Indian woman boxer to be crowned world champion. 4 कौन हैं? तो मैरी कॉम को देखेंगे आप तो 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 and 2018. Then Sarita Devi in 2006. Then Jenny RL in 2006. Then Lekha Casey also in 2006. They are the world champions. Now the 5th one is Nikhat Zareen. The next is, it is the India's second victory over the Thailand after the win at Thailand Open in 2019. 2019 के बाद ये दूसरा विन है थाईलैंड के अगेंस्ट. Now the next is that Nikhat Zareen, she is the only Indian woman to clinch 2 golds at Stranji Memorial Tournament. She has also won the World Junior title in Antalya, which was held in 2011. Now friends, let's coming to the editorial. ये एडिटोरियल जो है वो कल जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जहाँ पे मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशंस इन लोकल बॉडी पोल्स वाज अलाउड. इट इज़ अबाउट दैट 14% रिजर्वेशन. ओके. नाउ व्हाट द ऑपोजिशन इज डिमांडिंग, कांग्रेस, की जो 14% रिजर्वेशन है ये एक्चुअली 27% होना चाहिए. ठीक है ना. ये जो 27% रिजर्वेशन है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है. ठीक है. यहाँ पे जो 14% है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया था कि 14% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू ओबीसीज इन लोकल बॉडी पोल्स. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है. फाइन. नाउ एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को देने से पहले हमेशा एक ट्रिपल टेस्ट की बात रखी है. ट्रिपल टेस्ट, व्हाट इज दिस ट्रिपल टेस्ट? For giving reservation to OBC. So the triple test is, first set up the commission. Okay, first set up the commission which is going to study the educational and social backwardness of any caste group. Second, there should be availability of quantifiable data which shows the educational and economic backwardness. And third, the reservation limit should not breach the 50% limit as set in Indira Savni case. The next is about biosphere reserve. तो इन्हीं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कहा गया है दैट दे आर पॉकेट्स ऑफ होप लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी. सो यहाँ पे द ऑथर इज कॉलिंग फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एशिया, ओके, टू वार्ड ऑफ और टू प्रिवेंट द डूम्सडे इन इकोलॉजिकल सिनेरियो. अब हम ये समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो देखिए, पहले हम एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं. दिस रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट. सी, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल assessment report on biodiversity and ecosystem services,
It was released in 2019. Which body released this? Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. It was released at the UNESCO headquarter in Paris. देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुके हैं, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मेक अ मिस्टेक, दे से इट इज सोशल। नो, इट इज साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन headquartered at Paris. Okay, now this report highlights that there are certain factors which are causing biodiversity loss. These factors are climate change, invasive species. Invasive species का मतलब होता है कि सपोज कि कोई इकोसिस्टम है X, वहाँ पे एक इन्वेजिव स्पीशीज आ गया, मतलब कि कोई स्पीशीज है A which is not an ordinarily found in ecosystem X, but now it has entered the ecosystem X, so it leads to biodiversity loss. The next is over exploitation of natural resources, pollution and urbanization. These are the key drivers of biodiversity loss. The next is because of this the earth has come under strain. Okay, जैसे कि हम देखेंगे कि जो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी है प्लैनेट अर्थ का, ओके, वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है। ठीक है ना, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब अर्थ की एबिलिटी टू प्रोवाइड द नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट डिग्रेडेशन, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। नाउ इज देयर एनी वे आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन? ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व्स, दे आर द की। नाउ द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स इट डिस्कसेस द हिस्ट्री एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि UNESCO created the World Network of Biosphere Reserve in 1971. यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके अंडर। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व दीज आर द प्लेसेस वेयर ह्यूमंस दे लिव इन हार्मनी विद नेचर। यहाँ पे टोटल एक्सक्लूजन नहीं किया जाता है ह्यूमन का टू प्रोटेक्ट द नेचर। ह्यूमंस दे लिव इन हार्मनी विद नेचर, okay, and they are the combination of sustainable development and nature conservation. okay, now अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में अभी तक 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो साउथ एशिया में रिकॉग्नाइज किया गया था वो श्रीलंका में है, उसका नाम है हुलुलु बायोस्फीयर रिजर्व and it was designated in 1977 and it is the tropical dry evergreen forest. The next is कि अगर हम इंडिया की बात करें so the first biosphere reserve was designated by UNESCO in 2000. कौन सा? नीलगिरीज। अब नीलगिरीज के बारे में देखिए, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा उसको ओलेट में या बाकी सब एग्ज़ाम में पूछते हैं। यूपीएससी से लेके एसएससी से लेके क्लैट, एलेट, ओलेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन नीलगिरी से रिलेटेड होता ही होता है कि नीलगिरी इज स्प्रेड इन हाउ मैनी स्टेट्स। So Nilgiri is spread in 3 states. These are Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. अब हम यहाँ पे देखेंगे which is the latest biosphere reserve recognized under World Network of Biosphere Reserve. So it is Panna, which is in the state of Maharashtra, Madhya Pradesh. It was recognized as Biosphere Reserve in 2020. अब हम अगर साउथ एशिया की बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो there is a diverse set of ecosystems which is found in South Asia. For example, if we take Bhutan, India and Nepal, there are thousands of glaciers surrounded by lakes and alpine ecosystem. यहाँ पे जो खास बात हुआ है कंचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2018. इट इज़ अ गुड मॉडल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे खांगचनजोंगा की अगर हम बात करें तो खांगचनजोंगा के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट खांगचनजोंगा, जिसको कंचनजंगा भी कहते हैं, इट इज़ इन सिक्किम. This is the only mixed heritage recognized by UNESCO. अब Kangchenjunga, it is a mountain peak, so it includes highest ecosystem in the world, जिसका elevation है 8,586 meter. The next is it is home to orchids and rare plant species and more than 35,000 people live here. और जो लोगों का जो occupation क्या है? Crop production, animal husbandry, fishing, dairy products and poultry farming. Okay. अब हम अगर बात करें कोस्टल एरियाज़ की, सो बांग्लादेश, इंडिया एंड मालदीव एंड श्रीलंका दे हैव एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन. इंडिया का कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर.
सो यहाँ पे देयर इज डाइवर्स ओशियनिक इकोसिस्टम सच एज कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, but because of ocean acidification, warming of ocean waters, they are again under threat. Okay, and if we will just see the condition of Maldives, it is the lowest lying country in the world, जहाँ पे the elevation of Maldives is just 1.5 meter high above the high tide mark. So over here there is a need to protect this system together with the UNESCO. So Maldives along with UNESCO, it has made a plan to establish a pilot site for conservation and restoration of coastal ecosystem. Now the next is the priority countries. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि there are certain countries which are in the priority list of UNESCO because they do not yet have any biosphere reserve. इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। यहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द यूनेस्कोस नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. Okay, now the second is the author recommends to increase the number of biosphere reserves in India, Maldives and Sri Lanka. The next is very important, that is on coming 22nd May, on there is the International Day for Biological Diversity. Okay, so this is also one of the important factual information for us. So what will be the theme of International Day for Biological Diversity on May 22? Please write me in the comment box. The next is understanding ethanol blending policy. Now yesterday we had done this news that the Union Cabinet has approved amendment to National Policy on Biofuel 2018. Earlier, India was aiming to achieve 20% of ethanol blending by 2030 and now it has been preponed to 2025. 20% blending का मतलब कि 1 लीटर में 80% will be petrol and 20% will be ethanol और या ethyl alcohol. ठीक है. Now अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड सजेस्ट करता है कि इंडिया में 75% ऑफ व्हीकल्स आर 2 व्हीलर्स एंड 12% आर 4 व्हीलर्स. द सेकेंड इज इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल. इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन वॉट when it is burned it generates heat and power engines. इथेनॉल का एक और अच्छा करेक्टरिस्टिक है कि इथेनॉल जो है ना वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है. इथेनॉल इट गेट्स कम्प्लीटली बर्नड. वंस इट गेट्स कम्प्लीटली बर्नड, okay, it does not produce carbon monoxide, okay, but it produces nitrous oxide. That is one of the problem. ठीक है. The next is that if we will just see the history of India, so since 2001 India is testing the feasibility of ethanol blended petrol. पहले कितना था? 5% blending थी. okay. Then in 2022, India launched ethanol blended petrol program and began selling 5% ethanol blended petrol in 9 states and 4 union territories. Later, it was extended to 20 states and 4 UTs in 2006. But जो 2002 से स्टार्ट हुआ 10 साल के बाद भी जो हमारी परसेंटेज ऑफ ब्लेंडिंग है it never crossed 1.5%. After that, in 2015, the Ministry of Road Transport and Highways notified the E5 blending petrol and rubber and plastic components used in gasoline vehicles produced since 2008 be compatible with E10 fuel. मतलब कि जो कंपोनेंट्स होंगे ऑटोमोबाइल्स के उनको अभी से ही E10 के कंपैटिबल बनाना चालू कर दो. E10 का मतलब जब फ्यूचर में, मतलब अभी कितना हो रहा था 5%, ठीक है, जब फ्यूचर में ये 2015 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 10% तक हम जाएंगे तो आवर व्हीकल शुड बी कंपैटिबल विद दैट. देन अगेन सी 4 साल के बाद ही मिनिस्ट्री ने E10 को नोटिफाई कर दिया. फाइन. नाउ दिस इज द क्रक्स, वन ऑफ द क्रक्स टू अंडरस्टैंड द इशू. फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया है डिस्टिलरीज को, ठीक है, फाइन, एंड इट हैज़ बीन सीन दैट एवरेज ब्लेंडिंग इज टचिंग 5%. नाउ स्टैंडर्ड्स टारगेट कितना चल रहा है? अभी तक 10% का चल रहा है.
ठीक है, अब हम कहाँ तक पहुँचे अभी तक, 5% पे पहुँचे। तो उसके बाद स्टैंडर्ड्स E20, E85 और E100 फ्यूल्स का भी ले डाउन कर दिया गया है। Then in 2020 again the goal was revised and India has been announcing its intent to achieve 10% blending कब तक, 2022 तक, और 20% blending कब तक, 2030। इसी डिसीजन को प्रीपोन किया गया है till 2025। Now why all these things are being done? It is important to understand because सिंपल सी बात है कि अगर हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालते हैं, ठीक, तो हमारा ये 20% पेट्रोल बच जाता है। मतलब कि हमें हमारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो रेड्यूस हो जाएगा। ओके, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। Now see, according to the Niti Aayog's report, how much we are spending on importing the crude oil and how much we can save. So now see, if this 20% ethanol blending program is successful, okay, so there will be saving of $4 billion per annum or about rupees 30,000 crore. Okay. Now if you will just see that what are the ethanol environmental cost of ethanol blending, ये थोड़ा सा important है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इथेनॉल बर्न्स कम्प्लीटली और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, बट नाइट्रस ऑक्साइड्स विल बी रिलीज्ड। द नेक्स्ट इज दैट द नेक्स्ट विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड। सो 30,000 एडिशनल स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड विल बी should come under crop cultivation for ethanol production, that is maize cultivation. Then half that land it can be used more efficiently to produce clean electricity from solar energy. Okay, now see the next. इंडिया में शुगर केन जो है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है इथेनॉल का, ठीक है ना। बट अगर हम देखेंगे कि अ टन ऑफ शुगर केन प्रोड्यूसेस 100 kg ऑफ शुगर एंड 70 liters ऑफ इथेनॉल, बट दैट विल मीन दैट वी रिक्वायर मोर वाटर बिकॉज शुगर केन इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप। So we require 1600 to 2000 liters of water to produce 1 kg of sugar. ठीक है, it means that if you want to produce a liter of ethanol from sugar, it requires 2860 liters of water. So these are some of the problems related with ethanol blending. The next is over here, I just have to see that there is a Britain-based NGO Five Rights, okay, which works to ensure that child rights and needs are prioritized in a digital world. So it has released the child online safety tool kit. Okay, so it aims to ensure that child rights and needs are prioritized in the digital world. अब देखिए इसकी ज़रूरत कहाँ पे है, जस्ट रीड दिस पैराग्राफ। रिसर्च हमको बताती है कि विदिन 24 आवर्स ऑफ सोशल मीडिया प्रोफाइल बीइंग क्रिएटेड, ठीक है ना, चिल्ड्रन आर बीइंग टारगेटेड विद द ग्राफिक कंटेंट। सो दिस टूल किट wants to make the online experience of children safer. So it contains 5 things. Okay, so that child must know to access the online facilities, 10 policy action areas and key practical steps for making child online safety a reality. The next is about Pangong bridge. ओके, सो पैंगोंग ब्रिज के बारे में यहाँ पे बात हुई है। सो नाउ सी, चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज ऑन पैंगोंग सो इन ईस्टर्न लद्दाख एंड इट इज़ इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी एंड इंडिया इज़ क्लोजली मॉनिटरिंग इट। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, ठीक है। नाउ हाउ दिस ब्रिज इज गोइंग टू हेल्प चाइना? सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू reduce the time to move the troops between 2 points and to mobilize the troop effectively. The next is about the BRICS. तो हमने कल देखिए ब्रिक्स प्लस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। BRICS plus mechanism. What is this BRICS plus mechanism? Engaging more developing countries in BRICS. तो हमने कल पढ़ा था कि there are certain new members which have joined the new development banks.
ब्रिक्स का मेंबर कोई नया नहीं बना है, बट न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है, इजिप्ट ने ज्वाइन किया है, तो दिस कंट्रीज हैव जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज़ इन शंघाई। ओके, ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। Which one is the latest member? So South Africa is the latest member. Who coined the term BRIC? So it was James O'Neill of Goldman Sachs who coined this term BRIC. Now here BRICS, here our external affairs minister has said that BRICS must press for aid to tackle climate crisis. So Union External Affairs Subramaniam Jaishankar has shed light on commodity shock of Ukrainian crisis and supporting the developing world. That is the first thing. Second, mobilization of finance for climate crisis. The next is Quad. So Quad summit is going to take place in Japan. So our Prime Minister is going to participate there, and the members of Quad are India, Japan, Australia and USA. Now over here, before we go to this issue, some of the revision is important. So see, the Quad summit is expected to take stock of the Russian war in Ukraine. Okay, impact of 3 months of western sanction. Quad में बड़ी interesting चीज़ है कि India is the only member of the Quad that has not joined the sanctions against Russia. First, second, it has not directly criticized Russia for its invasion of Ukraine. उसके साथ साथ India has also increased its import from Russia, the crude oil import from Russia. The next is Supreme Court to hear pleas challenging EWS quota in July. तो हम देखेंगे कि EWS कोटा के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ दे देता हूँ कि इट वाज द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना, विच इंट्रोड्यूस्ड EWS कोटा, दैट इज 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहाँ पे जो एनुअल इनकम क्राइटेरिया है वो है ₹8 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कंटेंशन यही है कि द सेम इनकम क्राइटेरिया इज ऑल्सो फॉर ओबीसी कोटा क्रीमी लेयर। ओबीसी कोटा देते वक्त भी यही सेम इनकम सीलिंग को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि दैट पहले की ऑब्जर्वेशंस में, रूलिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउ कम वी हैव फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, हाउ कैन वी हैव सेम इकोनॉमिक ceilings for both the different groups. Okay, so if we see over here, so there was one committee which was set up under former finance secretary Ajay Bhushan Pandey to review the ₹8 lakh limit, and it has found that ₹8 lakh ensures that there is no under exclusion and no over exclusion. Okay, because over exclusion due to this ₹8 lakh income criteria. The next is, this is important, made in India skin test for TB to be launched. ये बहुत ही important है, one liner है, please make a note of it, that India is going to introduce a newly approved made in India TB infection skin test. इसको हम क्या कहते हैं? CTB. इसको किसने रिलीज किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर मनसुख मांडविया. Now what is the benefit of this? So the minister says that it is a cost-effective tool which will be of immense benefit to other high-burden countries as well. And the ministry is also going to launch a new initiative, Adopt People with TB, which will be launched this year. Okay. Now some information about TB. India aims to eliminate TB by 2025. Okay. And recently India has launched a program for data-based monitoring of TB, that is Dare to Erase TB. The next is vacation bench. So यहाँ पे vacation bench के बारे में बोला गया है कि vacation bench it will be open to hearing hate speech cases. So we just want to discuss in short that what is vacation bench. Vacation bench का मतलब ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का vacation, ठीक है. So this year it is starting from May 23rd to 11th July. अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट आया है ब्रिटिश टाइम से। तो अगर हम देखेंगे कि ब्रिटिश टाइम में जो जजेस होते थे मोस्टली वो यूरोपियन जजेस होते थे, यूरोपियन जजेस, ठीक है। ये यूरोपियन जजेस जो होते थे वो इंडिया का जो सबकॉन्टिनेंट हीट है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इन सबको समर वेकेशन दिया जाता था सो दैट दे कैन विजिट इंग्लैंड और फ्रॉम कंट्रीज फ्रॉम वेयर दे हैव कम, ओके, एंड कम बैक to India in July when monsoon starts in July. Okay, the next is archaeological survey of India. It has bar visit to Aurangzeb's tomb. तो औरंगजेब का जो टूम है वो कहाँ पे है, वो है औरंगाबाद में। ओके, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ना दिल्ली में है, ना आगरा में है, ना लाहौर में है, कहाँ पे है, औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल ग्रुप है महाराष्ट्र का, उन्होंने थ्रेट दिया था। सो ASI Archaeological Survey of India, it has bar visit to Aurangzeb's tomb. The next is Nagaland is set to curb illegal tax collection. So the Nagaland government has ordered that all the police check gates except those at the interstate boundaries, it will be shut down. और क्यों शट डाउन करेंगे, टू कर्ब इलीगल कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम व्हीकल्स ऑन रोड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर चेक्स होते हैं पुलिस के, ठीक है, बट हम स्टेट में जब मूव करते हैं तो हर जगह हमको ये चेक्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। बट नागालैंड में ऐसे बहुत सारे चेक्स हैं जिसके लिए अब नागालैंड गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि ये सारे पुलिस चेक गेट्स बंद हो जाएंगे। अब नागालैंड में देखिए क्या है, several armed groups like National Social Council of Nagaland, ISAC Moivia, okay, which are engaged in peace talk with the government, they collect taxes from traders and vehicles. तो अब जो ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं कि जो टैक्सेस हमसे कलेक्ट किया जाता है बाय आर्म्ड ग्रुप्स, ओके, इट इज़ 12 to 13 times हायर देन दी GST which is paid by the normal traders in other parts of the country. The next is Nasheed to help coordinate Sri Lanka's foreign aid efforts. So Prime Minister जो है श्रीलंका के जो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रमसिंघे, he has appointed Maldivian parliamentary speaker. He is also the former Maldivian president Mohammad Nasheed, okay, to coordinate for securing foreign aid to Sri Lanka. So we already know that Sri Lanka, it is going through economic crisis. It has declared the default of $51 billion and it is in talk with IMF for $4 billion bailout package. The next is one-liner again, that US Congress has cleared $40 billion for Ukraine. So US Congress has approved $40 billion aid package for Ukraine on Thursday. Now the next is ये इशू हमने कल भी किया था। हम क्या जानते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड दे आर रिवर्सिंग देयर पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड दे हैव मेड अ फॉर्मल बिड फॉर ज्वाइनिंग दी नाटो। यहाँ पे प्रॉब्लम किसका है, टर्की का है, which is blaming that these Nordic countries, Finland and Sweden, they have given shelter to Kurdish militants. And okay, so now there is a talk going on that they are ready to discuss Turkey's concern. So who has said this? So Finnish President Sauli Niinisto, he has said that his country is open to discussing Turkey's concern for its objecting Finland's membership of NATO. यहाँ पे साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो स्वीडन की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी नाम दिया है मैग्डलेना एंडरसन। नाउ द थिंग इज स्वीडन इज रिवर्सिंग इट्स पॉलिसी आफ्टर 200 years ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट। फिनलैंड भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो अपना एक न्यूट्रल रहने का जो एक पॉलिसी था उसको रिवर्स किया है। दिस बोथ चेंजेस हैव टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ओके। सो फ्रेंड्स, दिस इज SC वर्डिक्ट विल नॉट ऑल्टर द GST रिजीम। तो ये जो हमने पहले पढ़ा उसी का एक वो है दैट द फाइनेंस मिनिस्टर इज सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट डज नॉट एंटेल एनी चेंज इन द वे द GST regime is functioning and the institutional mechanism set up for that. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the Daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.